कक्षा 10 के विद्यार्थियों का विज्ञान विषय का ये कालांश, विज्ञान का पहला अध्याय यानी पहला पाठ भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, इसे हम प्रारंभ करते हैं। यानी कि फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, भोजन और ह्यूमन यानी मानव और हेल्थ में स्वास्थ्य, यानी भोजन और मानव स्वास्थ्य के बीच में क्या तालमेल है, हमें क्यों भोजन आवश्यक है, उसे मानव स्वास्थ्य पर इसका क्या असर होगा, इस पाठ में इस विषय वस्तु को समझाने का प्रयास किया है। फूड एंड ह्यूमन हेल्थ ये कहता है कि मानव स्वास्थ्य के लिए भोजन पेट भर लेना पर्याप्त इकाई नहीं है या पर्याप्त विषय वस्तु नहीं है। मानव स्वास्थ्य के लिए भोजन एक संतुलित आहार के रूप में होना जरूरी है। अब संतुलित आहार का मापदंड क्या है, किस तरह का आहार संतुलित आहार माना गया है, इस पाठ में इन बातों को बताया जाएगा। साथ ही साथ संतुलित आहार में कौन कौन से न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व होने चाहिए और उनकी कितनी मात्रा हो जो कि हमारे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा दे सके। यदि इनकी कमी होती है तो मानव स्वास्थ्य पर किन किन बीमारियों का और कौन कौन से कुपोषण होने के शिकार की संभावनाएं होती हैं, इस पाठ में ये रखा है। तो हमारा सबसे पहला बिंदु में लिखा है न्यूट्रिशन, पोषण। मनुष्य को भोजन में पर्याप्त न्यूट्रिशन यानी कैलोरीज होना आवश्यक है। कैलोरी एक ऊर्जा का संचय होता है। अगर पर्याप्त कैलोरीज नहीं होती तो मानव का विकास पूर्ण स्वस्थ होना असंभव है। और पहला ही पाठ है और कोरोना काल है। इस कोरोना काल में पहले पाठ का गहरा संबंध स्थापित हो गया। एक बात पर आप लोग देख रहे होंगे जोर दिया जा रहा है, और वो जो जोर दिया जा रहा है वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर। इम्यून सिस्टम मजबूत कैसे हो, तो इम्यून सिस्टम मजबूत तभी होता है जब शरीर को पर्याप्त न्यूट्रिशन यानी पोषण मिलता है। पर्याप्त मात्रा में सभी तत्व शरीर में उपस्थित होंगे, प्रोटीन उपस्थित होंगे, विटामिन उपस्थित होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, खनिज लवण होंगे, तो ये सिस्टम। अब एक राजस्थानी लोकोक्ति भी है और चरितार्थ भी है। उस तरह तो हो नहीं सकता कि साहब किसी के शरीर में आयरन की कमी है और वो लोहे की कढ़ाई में जो है सब्जी बना के खाएगा तो उसकी जो है लोहे की पूर्ति जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो आयरन वाले खाद्य पदार्थ का सेवन करेगा तब उसके अंदर जो है वो न्यूट्रिशन बनेगा। वो एक अलग बात है कि चमनप्राश में 4 जोड़ सोने का अर्क होता है, उसे तीर्थ बुद्धि अर्क से हो सकती है। तो ये सभी बातें इस पाठ से हम लोग छुएंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन बहुत आवश्यकता है। जब न्यूट्रिशन पर्याप्त मिलेगा तो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होगी। तो दूसरा बिंदु हो जाएगा अपने आप न्यूट्रिशन पर डिपेंड हो गया, प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर जनरेट होगी। जब प्रतिरोधक क्षमता जनरेट होगी तो उसे रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा होगी। यानी वो हर किसी चलते वायु किसी वातावरण के कारण से, मौसम के कारण से या किसी काम करने की थकान की वजह से बार बार बीमार नहीं पड़ेगा। उसका रोगों से लड़ने की कैपेसिटी जो है उसके अंदर ज्यादा होती है। कब? जब व्यक्ति का न्यूट्रिशन पोषण संतुलित हो। तो अगला बिंदु आ गया, कब हो? संतुलित। संतुलित क्या हो? आहार यानी भोजन। भोजन संतुलित कैसे हो, अब इसका मापदंड भी आ गया। तो खाद्य पदार्थों के सेवन के अंदर वो हर प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट वसा की एक उचित मात्रा ग्रहण करता है तो व्यक्ति संतुलित आहार लेता है। अभी आप लोग आजकल सुन भी रहे होंगे कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को सलाद का सेवन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो है पानी पीना चाहिए, या जिसके अंदर फाइबर्स हो वो सब्जी लेनी चाहिए। अभी फाइबर्स का कारण क्या होता है? फाइबर के मोटे रूप से समझिए कि एक तरह से जिसके अंदर खाद्य पदार्थ के अंदर पोषण करने की, संचय करने की क्षमता हो,
ताकि अपनी आंत को कम ताकत लगे और आंत अच्छे से काम कर सके। जब आंतें अच्छे से काम करेंगी तो प्रोसेस में जाकर वो किडनी को प्रॉपर देंगी तो वो चीज सही होगी। अगर ये आपको फाइबर्स नहीं है तो उसका आराम से संचय नहीं हो पाता। ठीक एक तरह से एग्जांपल और समझ लो, यदि आपके स्लीपर आप चप्पल पहनते हैं और चप्पल के नीचे उसके रवे नहीं है, फाइबर्स नहीं है, तो क्या होगा, आप स्लिप होंगे, तो स्लिप होंगे तो दुर्घटना होगी। तो इसी प्रकार से हमें हमारे शरीर के साथ भी आंतों के साथ ये होता है कि जब उसमें फाइबर्स नहीं हो तो आंतें उसका अवशोषण नहीं कर पाएंगी। आंतें जब अवशोषण नहीं करेंगी तो खाद्य पदार्थ वेस्ट है, बेकार है। कई बार विज्ञापन में ऐड भी आता है, कुछ लगता नहीं है वगैरह, वहां जाना नहीं है, हमें विज्ञान पढ़नी है, विज्ञान के रिसर्च को करना है। तो ये कुपोषण, जब संतुलित आहार नहीं होगा तो उसको क्या होगा, निश्चित रूप से बीमारियां होंगी। तो संतुलित आहार की गैर मौजूदगी कुपोषण कहलाती है। जब कुपोषण कब होता है कि यदि कोई लंबे समय तक कोई व्यक्ति अपने भोजन के अंदर पर्याप्त पोषक तत्वों को नहीं लेता है तो उसे किसी ना किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है। उस स्थिति में उसे कहा जाता है कुपोषण। आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर आप जब पढ़ेंगे पहले पेज नंबर 1 पर, तो उसमें साफ शब्दों लिखा है कि लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न आपकी उत्तर पुस्तिका के लिए लिख लीजिए कि कुपोषण किसे कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है संतुलित व असंतुलित भोजन। बात एक ही है, जिस भोजन को हम लोग पर्याप्त न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज हैं उसके अंदर, तो वो भोजन संतुलित है। यदि आप एक ही चीज का बार बार सेवन कर रहे हैं, उसमें पर्याप्त सब मिनरल्स हैं, पोषण हैं, तो वो पर्याप्त नहीं है। हर मापदंड के अनुसार अगर भोजन होगा तो वो संतुलित होगा, और यदि नहीं है तो वो असंतुलित आहार की श्रेणी में आता है। इसलिए अगला बिंदु है कि संतुलित, अगला प्रश्न आपके लिए है कि संतुलित व असंतुलित भोजन किसे कहते हैं, या संतुलित व असंतुलित भोजन से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहां, यह आपको करना है। इसके साथ एक प्रश्न और लिख लीजिए, प्रतिरोधक क्षमता, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 है, प्रतिरोधक क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है। मैंने रिपीट कर दिया, पढ़ा दिया, आपकी पाठ्य पुस्तक में है उसका आंसर, मैंने बोला उसमें भी देख सकते हो, पाठ्य पुस्तक में आप देखें। और इसके बाद में आता है संतुलित व असंतुलित भोजन की ही ये इकाइयां हैं कि जिस भोजन के अंदर विटामिन की कमी होगी वो विटामिन कुपोषण होगा, जिस भोजन के अंदर प्रोटीन की कमी होगी वो प्रोटीन कुपोषण होगा, जिसमें खनिज पदार्थ नहीं होंगे वो खनिज कुपोषण होगा। अब इसमें ये बिंदु मैंने अलग क्यों लिखे हैं कि जिस भोजन में विटामिन की कमी होगी तो विटामिन कुपोषण की कमी से व्यक्ति को कौन से रोग होते हैं, और जिस भोजन में प्रोटीन की कमी होगी उसमें प्रोटीन के कुपोषण से कौन से रोग होंगे, और जिस भोजन में खनिज की कमी होगी उसे कौन से रोग होंगे, उन्हें खनिज कुपोषण कहेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिस भोजन में विटामिन की कमी से कोई रोग होता है वो विटामिन कुपोषण होता है, जिस भोजन में प्रोटीन की कमी से कोई रोग होता है तो उसे प्रोटीन कुपोषण कहते हैं, और जिस भोजन में खनिज की कमी से कोई रोग होता है उसे खनिज कुपोषण कहते हैं। सबसे पहला बिंदु विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण, आपको ये पता होगा कि विटामिन कौन कौन से होते हैं। पहला विटामिन ए, दूसरा विटामिन B1 जिसे थायमीन कहते हैं, तीसरा विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, चौथा विटामिन B3 जिसे नियासिन कहते हैं, और चौथा नियासिन, और पांचवा जो है एस्कार्बेलिक अम्ल जिसे विटामिन C कहते हैं, और छठवां जो है कैल्सिफिरोल जिसे विटामिन D कहते हैं।
यानी विटामिन डी, सी, B3, B2, BA और A, ये 6 हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 1 पर अंकित हैं। अब जिस किसी व्यक्ति के खाद्य पदार्थ में विटामिन ए की कमी हो तो उसे रक्तोंधी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? रक्तोंधी। अच्छा, इस रक्तोंधी रोग में क्या होता है? कैरेक्टर, इसके लक्षण क्या है? इसका लक्षण है कम प्रकाश या रात में उसे दिखाई नहीं देता है। कम प्रकाश में या रात में उसे दिखाई नहीं देता, यानी नेत्र संबंधी रोग होते हैं। इसमें नेत्र संबंधी नहीं लिखा है, या फिर सुन ले, ये जो है कम दिखाई देने का मतलब नेत्र संबंधी रोग है। और साथ साथ में इसके अलावा हृदय की धड़कनें कम हो जाती हैं, पेशियां एवं तंत्रिकाएं भी उसकी कमजोर हो जाती हैं। पेशियां और तंत्रिकाएं, इनके बारे में नर्वस और मस्कुलर्स, ये अभी के विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इसे इतना याद कर लीजिए। उसके बाद दूसरा था थायमिन B1। तो जो विटामिन B1 होता है उसे बेरी बेरी रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरी बेरी रोग कहते हैं। इस बेरी बेरी रोग में क्या होता है? इसके भी कैरेक्टर यही है, हार्ट बीट स्लो, हृदय की धड़कनें कम हो जाना, पेशियां तंत्रिकाएं कमजोर हो जाना। उसके बाद में जो तीसरा आता है वो है राइबोफ्लेविन B12 है। इसमें मुख्य जो मुंह होता है उसके किनारे एवं होठ जो होते हैं उनकी त्वचा, स्किन जो है वो फटने लगती है। इसके अलावा चौथा आता है नियासिन B3, जिसे पेलेग्रा रोग कहते हैं। इसके अंदर जीव एवं त्वचा पर पपड़ियां पड़ने लग जाती हैं। पांचवा एस्कार्बेलिक अम्ल स्कर्वी। इसमें स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसड़ों में खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, इस प्रकार के इसमें आते हैं। उसके बाद में अंतिम है कैल्सिफिरोल विटामिन डी, जिसे रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसके अंदर पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं और घुटने पास आ जाते हैं। ऐसे इसके रोग के लक्षण बताए गए हैं जो आपके पाठ संख्या 1 के पेज नंबर 1 पर अंकित हैं। इन्हें आप लिखेंगे और याद करेंगे तो लिखिए प्रमुख विटामिन ए, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, एस्कार्बिक अम्ल, कैल्सिफिरोल के होने वाले रोग एवं उनके लक्षण बताइए। ये शायद क्वेश्चन नंबर 4 होता होगा या 5, जो भी हो आप इसको नंबर डाल लीजिएगा। इसमें आपको ये टेबल लिखनी भी है और याद भी करनी है। इसके बाद इसमें बहुत अच्छा बताया अगला बिंदु, मैंने कहा था विटामिन का पूरा हुआ। उसके बाद आता है प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन की कमी से भी लोगों में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे प्रोटीन का कुपोषण जो व्यक्ति शिकार होता है वो छोटे बच्चे या गर्भवती महिलाएं, उनमें ज्यादा ये समस्या आती है। और उसकी कमी से क्वाशियोरकोर नामक रोग हो जाता है, जिसमें बच्चे का पेट फूलता है, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। इसके साथ साथ जब प्रोटीन के साथ पोषण में कमी आ जाती है तो शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन एवं अंदर धस जाती हैं। इस स्थिति को मेरेस्मस रोग कहते हैं। तो प्रश्न लिखिए आप लोग, क्वाशियोरकोर रोग क्या है एवं इसके लक्षण बताइए। अगला क्वेश्चन लिखिए, मेरेस्मस रोग से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण बताइए। अगला बिंदु है खनिज कुपोषण। हमारे शरीर में मिनरल्स की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है, इनकी बहुतायत कम होती है लेकिन उपस्थिति आवश्यक होती है। इस उपस्थिति के लिए आपके पुस्तक में टेबल है जिसमें आप शरीर के लिए आवश्यक तत्व हैं, उनका नाम दिया है, जिनमें 6 लिखे गए हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस,
आयरन लोह तत्व और आयोडीन। इस टेबल में स्पष्ट समझाया गया है सोडियम जो है सामान्य नमक में मिलता है, मछली में मिलता है, मांस में होता है, अंडे में होता है और दूध में होता है। ऐसे ही पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है जो कि हड्डियों के लिए विशेष काम आता है। फास्फोरस का भी विशेष योगदान होता है, क्रम से मैं बता देता हूं। तीसरा है कैल्शियम जो दूध, अंडे और हरी सब्जी में पाया जाता है। चौथा होता है फास्फोरस जो दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, कलेजी और किडनी में होता है। लोह तत्व यानी आयरन यकृत, वृक्क, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही, सब्जियां, गाजर और गुड़ में। आयोडीन जो आपका खनिज कुपोषण का बिंदु है कि खनिज हमारे शरीर में आवश्यक तत्वों के रूप में पाए जाते हैं। इनकी उपस्थिति कम होती है लेकिन आवश्यक होती है। इनकी कमी हो तो शरीर में अनेक रोग होते हैं। कौन कौन से खनिज जो है वो हमारे शरीर के आवश्यक हैं, उनके नाम आपके पेज नंबर 2 पर टेबल में 6 लिख दिए गए हैं। पहला है सोडियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा कैल्शियम, चौथा फास्फोरस, पांचवा लोह तत्व यानी आयरन और छठवां आयोडीन। इनसे ये कहां कहां मिलते हैं, प्रमुख स्रोत में लिखा हुआ है और इनके क्या क्या कार्य हैं ये उसके सामने लिखा हुआ है। तो ये आप टेबल में बनाएंगे कि प्रमुख खनिज तत्व, स्रोत एवं कार्य, और इनको याद करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है ये, इसलिए प्रश्न लिख लीजिए। प्रमुख खनिज तत्व के नाम लिखते हुए उनके स्रोत यानी प्राप्ति स्थान एवं कार्य बताइए। ये आज के बिंदु का अंतिम क्वेश्चन हुआ। मैं इन क्वेश्चंस को आप ही की तरह ऑडियो सुन के कॉपी में उतारूंगा कि मैंने आज कितने क्वेश्चंस दिए हैं। उसके बाद आपको भी ऑडियो सुन के क्वेश्चन उतारने हैं और इनके आंसर्स लिखने हैं और याद करने हैं। जैसे मेरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा मैं कॉपियां मंगाने का आपको आदेश दूंगा। आपको कॉपी जमा करानी है, चेक की जाएंगी, फिर लौटा दी जाएंगी। ये कंटिन्यू रहेगा। फिर भी किसी विद्यार्थी को यदि समझ में नहीं आ रहा है, ऑडियो को बार बार सुने, बार बार देखें और किताब को इसको बार बार पढ़ें, समझ में आ जाएगा। और नहीं भी आता है तो 9829567525 पर अपने पेज में लिखकर वो टॉपिक भेजें कि इसमें आपको ये दिक्कत है या तकलीफ है, उसको दोबारा एक्सप्लेन आपको कर दिया जाएगा। घबराने की, चिंता करने की कहीं आवश्यकता नहीं है। ये कक्षाएं कंटिन्यू चलेंगी और आप लोगों को अभी ऑनलाइन से पढ़ाई करनी होगी। समय का अभाव और आवश्यकता को देखते हुए हमें पाठ्यक्रम को भी गति देनी है। इसलिए आप ये ना सोचें कि बाद में कर लेंगे, वीडियो देख लिया बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। पाठ कंप्लीट होने पर आपकी कॉपियां मंगवाई जाएगी और जितने ज्यादा विद्यार्थी हैं वो जुड़े, अपने क्लास सहपाठी को बताएं, वीडियो को सब्सक्राइब करें और जो है आप लोग लेसन प्लान को पढ़ें। और एक चीज और, ऑनलाइन इसलिए नहीं दे रहा कि आप किस समय कहां व्यस्त होंगे, इसलिए आप लोग इसको आराम से सुन सकते हैं और आगे का पाठ का रिवीजन करके रखें ताकि आपके समझ में आए। इसके साथ आज का बिंदु यहीं तक।